चलो, हमने क्या बोला है रे, जो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट है इसमें ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट की अगर अपन बात करते, आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ। तो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट की अगर अपन बात करते, तो जैसे प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड आपका अनडेवलप्ड फॉर्म है, अभी तक ये डेवलप नहीं हुआ। प्लास्टिड को जब हम लाइट को प्रोवाइड करते, प्लास्टिड को जब लाइट आप प्रोवाइड करोगे तो क्या होता है, इसका साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है क्या? हाँ सर। बट इसको अगर आपने लाइट को प्रोवाइड नहीं किया तो ये इशियोप्लास्ट में डेवलप हो जाता है, ये अपने पढ़ा है। पढ़ा है ना, हाँ इशियोप्लास्ट। सर। प्लास्टिड या प्रोप्लास्टिड, प्रोप्लास्टिड in presence of light and in absence of light, it is converted into इशियोप्लास्ट। ठीक है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्लोरोप्लास्ट में डेवलप होता है। इशियोप्लास्ट जो है इसको फिर से अगर आप लाइट को दे दो तो इशियोप्लास्ट आपका डेवलप हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इशियोप्लास्ट को लाइट आपने नहीं दिया बट आपने इसको साइटोकाइनिन दे दिया तो भी ये आपका डेवलप हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर हो गया क्या अभी? ठीक है क्या? तो इट इज इन्वॉल्व इन दी क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद में ये लीफ एंड कॉटिलिडॉन एक्सपांशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और स्टीम एंड रूट इलोंगेशन और इनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है, इसके ऊपर कोई पूछता नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, लीफ सेनेसेंस, लीफ एंड कॉटिलिडॉन एक्सपांशन। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद में साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग, साइटोकाइनिन सिग्नलिंग हो या फिर प्लांट के सिग्नलिंग हो, यहाँ पे आपका सिग्नलिंग में टू कंपोनेंट सिस्टम का अपन यूज करते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सिंगल टू कंपोनेंट सिस्टम जो है इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, एक सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज होता है और दूसरा होता है आपका रिस्पांस रेगुलेटर।
ठीक है। सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज जो है इसके पास में इनपुट डोमेन होता है जो सिग्नल और लिगैंड के साथ में बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद में कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से इसकी जो सेकेंड डोमेन में, ट्रांसमीटर डोमेन में जो आपकी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी, साइटोकाइनिन डोमेन, सॉरी सेकेंड जो एक्टिविटी है आपकी वो है हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी। कौन से डोमेन में, ट्रांसमीटर डोमेन। तो ट्रांसमीटर डोमेन में हिस्टिडीन काइनेज की एक्टिविटी होती है जिसके पास ये आपका कंजर हिस्टिडीन है, और ये कंजर हिस्टिडीन के ऊपर आप फॉस्फोरिलेशन करते हो। फॉस्फोरिलेशन करने के बाद ये हो गया ऑटोफॉस्फोरिलेशन। ऑटोफॉस्फोरिलेशन होने के बाद ये फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है ऑन द रिस्पॉन्स रेगुलेटर। तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर के रिसीवर डोमेन के ऊपर आप जो अस्पार्टेट है इसके ऊपर आप क्या करते हो, फॉस्फेट को ट्रांसफर करते हो। अस्पार्टेट के ऊपर फॉस्फेट को ट्रांसफर करने के बाद आउटपुट डोमेन में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और फिर आउटपुट डोमेन जो है ये कोई ना कोई आपके डीएनए और जीन के सेगमेंट के साथ में बाइंडिंग करेगा। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाओ। मास्क पहनकर रखें, हाथों को रखें, और हाँ, अपनी बारी आने तक वैक्सीन जरूर लें। हमें ध्यान रखें। और भीड़ भाड़ से बचें। तीन बातें याद रखें। हाँ, तो आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये आपका आउटपुट डोमेन जो है ये आपके जीन के सेगमेंट के साथ जो भी रिस्पॉन्स एलिमेंट रहेगा, साइटोकाइन रिस्पॉन्स एलिमेंट, उसके साथ ये आपका बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होने के बाद ये पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देगा। ये हो गया सिंपल टू कंपोनेंट सिग्नल सिस्टम। बट प्लांट में फॉस्फोरिलेट टू कंपोनेंट सिस्टम सिग्नल सिस्टम जो हाइब्रिड सिस्टम है ये भी पाया जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिड सिस्टम जो है इसकी अगर हम बात करें तो हाइब्रिड सिस्टम में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। पहला इनपुट डोमेन, इनपुट डोमेन के साथ सिग्नल बाइंड हो गया, लिगैंड बाइंड हो गया आपका, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी ऑन, हिस्टिडीन के ऊपर फॉस्फोरिलेशन किया जाएगा। फॉस्फेट को हम ट्रांसफर करते थे रिसीवर डोमेन ऑफ रिस्पॉन्स रेगुलेटर, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिसीवर डोमेन था रिस्पॉन्स रेगुलेटर का ये फ्यूज हो गया किसके साथ में, हमारे ट्रांसमीटर डोमेन के साथ। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का डोमेन आ गया जिसके पास अस्पार्टेट है एज लाइक ऑफ रिसीवर डोमेन, तो इसलिए इसको बोला जाता है हाइब्रिड सेंसरी काइनेज। ठीक है, हाँ। फॉस्फेट इसके ऊपर ट्रांसफर होने के बाद में एक इंटरमीडिएट आ गया जो पहले सिस्टम में नहीं था, हिस्टिडीन फॉस्फोट ट्रांसफरेज। ठीक है, ये जो आपका इंटरमीडिएट है इसके ऊपर हिस्टिडीन के ऊपर फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद में ये फॉस्फेट अपन ट्रांसफर कर देंगे अभी रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास में। तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास में डायरेक्ट फॉस्फेट नहीं पहुंचता, यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको इंटरमीडिएट की जो होता है आपका एचपीटी। ठीक है, और फाइनली
आपका रिस्पॉन्स रेगुलेटर फॉस्फोरिलेशन होने के बाद इसमें भी कंफर्मेशनल चेंज होगा, ये भी आपके डीएनए के साथ में बाइंड हो जाएगा। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट साइटोकाइनिन जो है, इसके अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स एलिमेंट 1 लिखते जाओ, अरेबिडोप्सिस, हिस्टिडीन काइनेज 2 and 3। ठीक है, अब देखो साइटोकाइनिन जो है ये बाइंड हो गया किसके साथ में, आपके चेज डोमेन के साथ में। ठीक है क्या? यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। चेज डोमेन जो है आपके रिसेप्टर का, उसके साथ बाइंड हो गया। जो अपन ने अभी पढ़ा ना, रिसीव आपका जो इनपुट डोमेन जिसके साथ सिग्नल बाइंड होता है, ये इनपुट डोमेन। ठीक है, उसके बाद में चेज डोमेन के साथ बाइंड होने के बाद इसमें कंफर्मेशनल चेंज होगा, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी ऑन होगी, हिस्टिडीन का फॉस्फोरिलेशन होगा, फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाएगा आपके अस्पार्टेट के ऊपर। ये आपका कौन सा कंपोनेंट है, हाइब्रिड है कि नॉर्मल है? सर नॉर्मल है। नॉर्मल है कि हाइब्रिड है? नॉर्मल। अरे हाइब्रिड है ना, वो हाइब्रिड हाइब्रिड है सर। हाँ नॉर्मल में एक ही हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन से डायरेक्ट अपन रिसीवर डोमेन ऑफ रिस्पॉन्स रेगुलेटर के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे तो डी वाला जो डोमेन है अस्पार्टेट वाला, ये तो इसके साथ फ्यूज दिख रहा है ना, मतलब ये क्या है, हाइब्रिड है। बराबर, तो ये आपका 2 कंपोनेंट फॉस्फोरिलेज सिस्टम जो हाइब्रिड सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज है, ये आपका फॉस्फेट को फिर इंटरमीडिएट के ऊपर ट्रांसफर करेगा, जिसको अपन ने एचपीटी बोला था, मतलब अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये एचपीटी था, हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज वाला। ये फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा किसके ऊपर, आपके रिस्पॉन्स रेगुलेटर के ऊपर। तो ये आपका एंटर करेगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद में ये आपका जो रिसीवर डोमेन है रिस्पॉन्स रेगुलेटर का, उसके ऊपर ये फॉस्फोरिलेशन कर रहा है। तो टाइप बी ARR अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर, इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, फॉस्फोरिलेशन कर रहा है। कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, जीन को एक्सप्रेस करेगा। जीन जो है ये आपका टाइप ARR जो है रिस्पॉन्स रेगुलेटर, इसके जीन को ये एक्सप्रेस करता है। टाइप ARR अगर ये प्रोटीन बनता है तो ये आपके सिग्नलिंग को इनिबिट कर देगा बाय इनिबिटिंग टाइप BARR, जो निगेटिव फीडबैक लूप आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। तो ये जो सिग्नलिंग है इसमें टाइप BARR जो है ये साइटोकाइन रिस्पॉन्स रिलेटेड फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद में ये फैक्टर्स अगर आपके एक्टिवेट हो गए तो आपको साइटोकाइन का रिस्पॉन्स मिलेगा। टाइप ARR जो है ये भी फाइटोक्रोम बी जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो आपका लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होता है। टाइप ARR जो है ये भी आपका साइटोकाइन रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है बाय एक्टिवेटिंग अदर इफेक्टर मॉलिक्यूल। तो जो भी अपन ने अभी साइटोकाइन के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पढ़ा है, जो रिस्पॉन्सेस पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जो भी जीन है उसका अगर आपको एक्सप्रेशन करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ये सारे सिग्नलिंग की। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। चलो, ये सिग्नलिंग समझ में आ गया अभी? ठीक है, हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट है गिबरलिक एसिड। गिबरलिक एसिड जो है इसको अपन ज्यादा नहीं पढ़ रहे, इसको आधा ही लेंगे अपन। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, इसका स्ट्रक्चर तक अपन पढ़ लेते। ठीक है, गिबरलिक एसिड जो है इसका नाम कैसे रखा गया, तो इसका भी एक स्टोरी है।
जापान में एक प्लांट, राइस प्लांट के ऊपर एक डिसीज आता है, उसको बोला जाता है फुलिश सीडलिंग और बकेनी डिसीज। ये जो आपका डिसीज होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो गिबरेला फिजिकोरा है, ये जो फंजाई है, ये वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। और वो प्लांट को इन्फेक्ट करने के कारण क्या होता है कि वो प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद उसमें गिबरलिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, गिबरलिक एसिड का प्रोडक्शन अगर वो करेगा तो गिबरलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टीम इलोंगेशन। जो अपन बोलते हैं ना, स्टीम इलोंगेट होगा तो हाइट बढ़ेगी प्लांट की। तो गिबरलिक एसिड जो है, इसका इंपॉर्टेंस आपको क्या याद रखना है कि गिबरलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टीम इलोंगेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टीम इलोंगेशन। तो ये किसमें इन्वॉल्व होता है रे, स्टीम इलोंगेशन में। तो आपका जो गिबरेला फिजिकोराई था, इसने गिबरलिक एसिड का प्रोडक्शन किया। गिबरलिक एसिड का प्रोडक्शन करने के बाद में गिबरलिक एसिड जो है, ये आपके राइस प्लांट के स्टीम को इलोंगेट करता था। स्टीम को इलोंगेट तो करता था, प्लांट का हाइट तो बहुत अच्छा बढ़ता था, बट उसमें सीड ही नहीं लगती थी, मतलब सीड का प्रोडक्शन ही नहीं होता था, राइस का प्रोडक्शन नहीं होता था। तो इसलिए उस डिसीज को नाम रख दिया फुलिश सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग मतलब वो अपने को, अपन बोलते हैं ना कि प्लांट का ग्रोथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, हमें लगता है कि प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, यील्ड अच्छा मिलेगा, बट वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए उसको बोला गया फुलिश सीडलिंग। ठीक है यहाँ तक। तो जो गिबरेला फिजिकोराई था, ये जो केमिकल प्रोड्यूस करता था, जो फैक्टर प्रोड्यूस करता था, जो रिस्पॉन्सिबल था फुलिश सीडलिंग के लिए, उसको बोला जाता है गिबरलिन, फ्रॉम द गिबरेला फिजिकोरा। ठीक है, हेलो, हाँ मैडम, मतलब 12 मैंने ऑफिस। हाँ, उसके बाद में चलो यहाँ तक ठीक है क्या। हाँ सर। तो गिबरलिन नाम कहाँ से आया, गिबरेला फिजिकोरा से। ठीक है, उसके बाद में बायोसिंथेटिक पाथवे। बायोसिंथेटिक पाथवे की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक ही बात याद रखना है, गिबरलिन एक टर्पीन है। क्या है, गिबरलिन टर्पीन है। और टर्पीन जो है, इसका सिंथेसिस होता है आइसोप्रिनॉइड यूनिट से। कोलेस्टेरॉल पढ़ा था अपन ने, कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ा है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अपन ने एसिटिल कोए लिए था। कितने एसिटिल कोए लिए थे, पहले 2 लिए थे, तो उसका कन्वर्शन क्या था, एसिटो एसिटिल कोए में। तीसरा एसिटिल कोए को अपन ने अटैच किया था, तो बन गया था आपका मेवालोनिक एसिड। मेवालोनिक एसिड जो है, इसका अपन ने फॉस्फोरिलेशन किया था 3 बार, और फाइनली डीकार्बोक्सिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन करने के बाद आपको मिलता था आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। और इसको ही हम फिर बाद में कन्वर्ट करते थे डाई मिथिल एलाइलिल पायरोफॉस्फेट में। याद आ गया क्या। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है।
आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ तो बायोसिंथेटिक पाथवे जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते, वो जो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेटिक पाथवे है ना, वो पढ़ के आओ। मैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेटिक पाथवे के क्वेश्चन भी लूंगा, जिससे वो पाथवे का रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद में गिबरलिन पढ़ेंगे, ठीक है।